मेरे सम्मानित किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज पुनः श्रीमुख किसान चैनल के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज के वीडियो में आपको मैं एक बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसको लोग या जिसका नाम शीथ ब्लाइट है, शीथ ब्लाइट ऑफ राइस। आप इसका चित्र देखेंगे। किसान भाई इसको भी झुलसा कहते हैं, लेकिन ये झुलसा नहीं है। झुलसा तो पत्तियों पर लगती है, लेकिन इसका रोग चिन्ह पत्तियों पर नहीं होता है, इसलिए इसे झुलसा नहीं कहेंगे। पत्ती का जो निचला भाग होता है, जो तने के को घेरे रहता है, उसको शीथ कहते हैं। अब इसकी सामान्य भाषा तो मुझे नहीं मालूम है, उसको लीफ शीथ कहते हैं, हिंदी में इसको पर्ण छद कहते हैं। उस पर यह बीमारी दिखती है। किसान भाइयों, धान की तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो भयंकर हैं, जैसे ब्लास्ट ऑफ राइस है। पिछले साल आपने हरदा रोग देखा ही। ब्राउन स्पॉट ऑफ पैडी है, जिसकी वजह से बंगाल फेमिन मशहूर है, बंगाल का अकाल। तो ये जो बीमारी जिसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ, इसे शीथ ब्लाइट ऑफ राइस कहते हैं। इससे भी फसल में बहुत अधिक नुकसान होता है। और 1960 के बाद जब नई जातियां आई हैं, अधिक उपज देने वाली में जातियां आई हैं, उन जातियों में ये कुछ अधिक ही लगता है। बीमारी से उस समय अधिक नुकसान होता है जब बीमारी बेहन पे लगती है, जिसे हम सीडलिंग कहते हैं, आप बेहन कहते हैं। जब बेहन आपकी 2 सप्ताह की होती है, उस समय ये बीमारी बेहन में दिखती है। और तब दिखती है जब आपका बीज संक्रमित होता है, और संक्रमित बीज से आप बेहन उगाते हैं। यदि बेहन में ही ये बीमारी लग गई तो बीमारी से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और ये बेहन, जब यही बेहन की रोपाई होती है खेत में, तो वहाँ भी ये बीमारी लगती है और बहुत भयंकर रूप से लगती है। बीमारी की पहचान किसान भाइयों, आप वीडियो के साथ लगे चित्र में देख के पहचान ही जाएंगे। वैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ कि सीडलिंग में नीचे की तरफ, बेहन में नीचे की तरफ जड़ें सड़ने लगती हैं, और ये सड़न जो है चकत्ते में दिखाई पड़ता है। 10-20 पौधे कहीं प्रभावित होते हैं, फिर कहीं 10-20 पौधे प्रभावित होते हैं। इस तरह से ये पूरे खेत में बिखरा हुआ रहता है। और इन पर प्रारंभ में पनैले धब्बे बनते हैं पत्तियों पर, यानी लीफ शीथ पर बनते हैं, पत्तियों पर तो बनते नहीं है। जो पर्णछद है, जो पत्ती का भाग तने को घेरा रहता है, उस पर पहले पनैले रंग का धब्बा बनता है, और बाद में ये भूरे रंग के या भूसे के रंग के हो जाते हैं। इनके किनारे भूरे रंग की घनी गाढ़े रंग की धारियां बन जाती हैं, और ये अनुकूल परिस्थितियों में धब्बा ऊपर और नीचे की ओर बढ़ता है, और जहाँ से पत्ती बाहर की तरफ निकलती है, वहाँ तक ये बढ़ता है। और इसी पर फंगस के स्क्लेरोशियम बनते हैं। काली कड़ी सी रचना बनती है, पतली पतली, जिसे हम स्क्लेरोशियम कहते हैं।
और फिर इसी पर फंगस के बीजाणु भी बनते हैं। धब्बे ऊपर और नीचे की ओर बढ़ते हैं। भी मैंने आपको बताया कई धब्बे मिल करके तने को, और तने को ही क्या, एक पूंजा को जो होता है उसको चारों तरफ से ये घेर लेते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में, जब बीमारी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो ये बीमारी अंदर की तरफ बढ़ती है। फसल जहाँ घनी होती है वहाँ ये बीमारी ज़्यादा लगती है। इस बीमारी का रोग कारक एक फफूंद है जिसे राइजोक्टोनिया सोलेनाई कहते हैं। इस फफूंद की बहुत सारी जातियाँ होती हैं और ये सड़न की बीमारी पौधों में उत्पन्न करती हैं। ये बीमारी पानी के द्वारा, चाहे वो बाढ़ का पानी हो, चाहे सिंचाई का पानी हो या बारिश का पानी हो, ये पानी के साथ एक पौधे से दूसरे पौधे और एक खेत से दूसरे खेत तक पहुँचते हैं। रोग कारक बीज के साथ लगे रहते हैं, अथवा यदि बीमारी पिछले साल आपके खेत में लगी है तो उसका जो अवशेष है, जो बाकी बचा हुआ पदार्थ है, उस पर ये साल भर जीवित रहते हैं। साथ ही ये खरपतवारों पर भी ये रोग कारक जीवित रहता है, जो बीमारी को बढ़ाने में सहायक होता है। किसान भाइयों, अब तक मैं आपको इस बीमारी का पहचान बताया। आप चित्र में देख करके इसे पहचान भी जाएंगे। अब मैं इसके रोकथाम के उपाय के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि आप स्वच्छ बीज बोएं और कम से कम 2 साल का फसल चक्र अपनाएं। रोगी पौधे को निकाल करके इसे नष्ट कर दें। और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, हम किसान भाई यूरिया का प्रयोग कुछ अनावश्यक रूप से भी करते हैं। कारण यह है कि यूरिया डालने से हमारी फसल हरी हो जाती है, थोड़ी उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारी फसल अच्छी है। इस विचार को अपने दिमाग से निकालें और संतुलित खाद ही डालें। अधिक यूरिया डालने से पौधे में कोमलता बढ़ जाती है और कोई भी रोग कारक आसानी से संक्रमित करता है, जिससे बीमारी बढ़ती है। किसान भाइयों, अब मैं आपको इस बीमारी के नियंत्रण के कुछ उपाय बताऊंगा। आजकल जैविक नियंत्रण की चर्चा बहुत चलती है और जैविक नियंत्रण के लिए बहुत सारे पदार्थ, जैविक फंजीसाइड मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे आप लोग जानते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज, सूडोमोनास और ग्लियोक्लेडियन वायरेंस नामक ये बायोफंजीसाइड्स हैं। इनका यदि आप खेत में प्रयोग करें तो वातावरण भी प्रदूषित नहीं होगा और बीमारी का रोकथाम जैविक विधि से हो जाएगा। दूसरा उपाय मैं बताऊंगा आपको, सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट के लिए 3 फंजीसाइड्स हैं जिनका नाम आपको बता रहा हूं, आप इसे नोट कर लें। इप्रोडियोन, बेनोमाइल, क्विंटोजीन, ये 3 ऐसे रसायन हैं जिनसे आप बीज शोधन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर आपको नाम बता रहा हूँ, इप्रोडियोन, बेनोमाइल, क्विंटोजीन, ये 3 रसायन हैं जो काफ़ी प्रभावित होते हैं। इनसे आप बीज शोधन करें तो बीज में जो छुपे हुए रोग कारक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अब आप खड़ी फसल में यदि आप बीज शोधन नहीं कर पाए हैं और बीमारी कहीं दूसरी जगह से आके आपके खेत में लग गई है, उस समय आपको खड़ी फसल में बीमारी जो ही दिखे, आप
इन रसायनों का छिड़काव घोल बना के करें। इप्रोडियन और बेनोमाइल, ये दोनों में से किसी एक का छिड़काव करेंगे तो बीमारी का बढ़ाव रुक जाएगा, बीमारी से नुकसान कम होगा। इसके अलावा ट्राइजोल एक दवा है, नोट कर लें, ट्राइजोल। फिर इसके अलावा ये 2 दवाएं और हैं, इपिकॉर्डियान और कार्बेंडाजीन। इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में लेकर इसका मिक्सचर बनाएं और छिड़काव करें। इपिकॉर्डियान और कार्बेंडाजीन का जो मिश्रण का जो छिड़काव आप करते हैं, ये काफ़ी प्रभावी होता है। किसान भाइयों, अब मैं कुछ आपको एंटीबायोटिक बताऊंगा। इनका छिड़काव भी इस बीमारी के लिए बहुत ही लाभकर होता है। वैलिडामाइसिन, पॉलीऑक्सिन, ये 2 एंटीबायोटिक हैं जिनसे कि बीमारी आपकी रुक जाती है। किसान भाइयों, आजकल हम लोग हरी खाद नहीं ले पा रहे हैं। हमारे घर पशु नहीं है, मेरे घर कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद नहीं है। जिन खेतों में गोबर की खाद, कंपोस्ट की खाद और हरी खाद डाली जाती है, हरी खाद का उपयोग किया जाता है, उन खेतों में ये बीमारी अपेक्षाकृत बहुत कम लगती है, क्योंकि भूमि में पड़े हुए जितने भी रोग कारक हैं इनसे दब जाते हैं। किसान भाइयों, ये दुर्भाग्य ही है कि अब तक कोई धान की ऐसी जात नहीं है जो इस बीमारी के लिए रोग रोधी हों। अतः मैं आपको कोई रोग रोधी जात नहीं बता पा रहा हूँ। जो उपाय मैं बताया उसे आप प्रयोग में ला करके इस बीमारी से बच सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी उपयोगी लगा होगा। आप इसे शुरू से आखिर तक सुने। यदि आप पूरा वीडियो नहीं देखे हों, स्किप करके देखे हों, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पुनः पूरा वीडियो देखिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करें तो और अच्छी बात है। पुनः आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा।